हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे होमवर्क सीरीज का 9वां दिन। मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका 9वां दिन का क्वेश्चन पेपर आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम इस पर कोई नया वीडियो डालेंगे तो आप तक आराम से पहुँच जाएगा। वीडियो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या है। सबसे पहले आप यह बताइए कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप कहिएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार भारत का स्थान परमाणु हथियार में छठा है। कौन सा है? छठा है। यह रक्षा में पूछ दिया जाए तो रक्षा में परमाणु भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। रक्षा में तीसरा। देखिए अगला पॉइंट दिया है, परमाणु हथियार क्षमता मामले में शीर्ष देश कौन सा है। तो सबसे शीर्ष पर है अमेरिका। पहला नंबर पर अमेरिका है, दूसरा नंबर पर है रूस है, तीसरा पर ब्रिटेन, चौथा में फ्रांस, पांचवा में चीन और छठा में अपना भारत, सातवां में पाकिस्तान। अगला पॉइंट है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। 1974 में कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। उस मिशन का नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। और भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। उस मिशन का नाम क्या था? मिशन शक्ति, जो सफल परीक्षण था। अगला पॉइंट देखिए, किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है? हांगकांग ने। हांगकांग के द्वारा एवरेस्ट और एमडीएच के 4 उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। बड़ी इलायची सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर, सिक्किम। और विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची कहाँ होता है? तो भारत हो जाएगा। ठीक। कार्डमम पहाड़ी की अवस्थिति भारत में कहाँ है? कार्डमम पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, वह केरल में है। ठीक है। केरल में छोटी इलायची होता है। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। और मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किन 2 यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है। शेंगेन क्षेत्र में बुल्गारिया और रोमानिया को शामिल किया गया है। बुल्गारिया और रोमानिया को शामिल किया गया है। ये यूरोपीय देश है। ठीक। शेंगेन क्षेत्र का मतलब क्या है? शेंगेन क्षेत्र का मतलब हुआ जहां जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता है। यदि आप भारत में कोई एक शेंगेन क्षेत्र में जो देश शामिल है वहां का वीज़ा लेते हैं तो पूरा देश आप घूम सकते हैं उस शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखिए, शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल है? तो कहिएगा 29 देश। 29 देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल है, जो सभी यूरोपीय देश है। अगला पॉइंट है, यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का संघ क्या कहलाता है? तो यही शेंगेन कहलाएगा, शेंगेन। ठीक है। अगला पॉइंट पर, हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबल लेकर शपथ ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। गीता किसका पवित्र ग्रंथ है? तो हिंदू का, बाइबल क्रिश्चियन का। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? किसका देन है? तो ब्रिटेन का ही देन है। किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है? तो ब्रिटेन में ही अभी फिलहाल लेबर पार्टी का नई सरकार बनी है। हाँ, और भारत की आज़ादी के समय भी ब्रिटेन में इसी लेबर पार्टी का सरकार था। उस समय 1947 में प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? तो क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न देखिए, शंघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य कौन देश बना है? तो आप कहिएगा बेलारूस। अगला पॉइंट देखते हैं,
SCO 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया है? तो अस्ताना में। अस्ताना कहाँ है? अस्ताना कजाकिस्तान में है। SCO की स्थापना कब की गई? 2001 में। ठीक है। और वर्ष 2025 के लिए SCO की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? तो किंगदाओ। किंगदाओ। देखिए SCO की स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ है। अच्छा, SCO में कौन कौन देश मिलकर इसकी स्थापना किया था? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और चीन, ये पांचों देश मिलकर SCO की स्थापना किया था। कब? तो 1996 में। अगला प्रश्न देखिए, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया गया है। इंद्रावती। ठीक है। अगला पॉइंट है, हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन अजय। अगला पॉइंट, सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सूडान के लिए कावेरी, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए, निकालने के लिए। और यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है? समलैंगिक विवाह को किस देश में मंजूरी दिया गया है? तो थाईलैंड ने इसे थाईलैंड इसको मंजूरी दे दिया है। थाईलैंड। ठीक। क्या यह भारत में मान्य है? तो नहीं, समलैंगिक विवाह भारत में मान्य नहीं है, लेकिन आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन उसको विवाह का दर्जा नहीं दिया गया है, इसको विवाह मान्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देना होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार। और इजराइल में प्रत्येक नागरिक सैनिक है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, और सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया, यह तो सही है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ, गलत। 30 नहीं होगा बल्कि 31 होगा, इसलिए यह गलत हो गया। इस आयोग में कुल 31 सदस्य देश है, यह भी सही है। तो असत कथन कौन है? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर किया गया? UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध करने की घोषणा की है? किस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं देख सकता है? तो यह नियम ऑस्ट्रेलिया ने लाया है। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हाथ के संदर्भ में इसका क्या नियम है? तो में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकता है, लेकिन यदि उसका माता पिता चाहे तो वह देख सकता है। मतलब सरकार सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया है और यह उनके माता पिता के सर पर रख दिया है। कहने के लिए भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया तो नहीं है, लेकिन माता पिता चाहे तो आप दिखा सकते हैं, ताकि कभी कुछ इससे हो, कोई घटना हो तो आप सरकार को ब्लेम न ठहराए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न, भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? टाइफून यागी से निपटने के लिए ऑपरेशन सद्भाव। सद्भाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ND होगा, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। कौन बना है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। अच्छा, NDB की स्थापना कब होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2015 में हुआ। ठीक है। इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं।
एनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर शंघाई यानी कि चीन में है। 15 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? कौन सी आंदोलन की असफलता के बाद पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, असहयोग आंदोलन यह कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1920 में स्टार्ट किया गया था। यह आंदोलन चल रहा था तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। इसी के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होता है, जो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में इसकी गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? किससे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में पश्चिमी आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा लाल कुर्ती दल भी बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी। मतलब 1883 ईस्वी में कौन सा समिति का गठन हुआ था जो केंद्र राज्य के बीच में संबंध बताया था? तो उस समिति का नाम था सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग। ठीक है, जो केंद्र राज्य के बीच संबंध बताया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पौधों की कोशिकाओं के दीर्घकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? कौन है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। देखिए, सुनिएगा, 1911 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आता है। ठीक, यह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि खेल क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। खेल का सर्वोच्च अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। इसमें 7.5 लाख की राशि दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसी को 2021 ईस्वी में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया और इसमें राशि को भी बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया और यह अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, मलखम किस राज्य की एक मार्शल आर्ट है? किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की, यानी कि MP की है। मलखम जानते हैं आप लोग सर्कस में देखे होंगे, लाठी पर खड़ा होना, यही मलखम है। ठीक है, हाँ, कुछ और बताइएगा। थांगटा, थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का। कलारीपट्टू केरल का। सिलम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का। लाठी पंजाब का। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी? देखिए, 51% है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैयतबारी, रैयतबारी व्यवस्था, जो कि 1820 ईस्वी में लाया गया था टॉमस मुंड्रो और रीड के द्वारा। ठीक है, यहीं पर रहता है 19%। तो 19% वाला भू राजस्व व्यवस्था लाया था किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। और इसी जमींदारी पर था, उसको क्या बोलते थे? जमींदारी पर था। और उसी को नाम दिया गया था सूर्य अस्त का नियम लाया गया था जमींदारी प्रथा में। ठीक है, और 30% भूमि वाला था महालबारी पर था, जो मैकेंजी के द्वारा लाया गया था 1822 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस गवर्नर के समय लाया गया था? यह एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया था, लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। इसमें यह नियम लाया गया था कि अंग्रेजी के अलावा सभी पत्रिकाओं को बंद कर दिया जाएगा। तो इस समय एक पत्रिका था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, जिसको शिशिर कुमार के द्वारा चलाया जा रहा था। वह रातों रात अपना
लैंग्वेज चेंज कर लिया और अंग्रेजी में अखबार छापना स्टार्ट कर दिया, तो यही बच गया था। और खासकर इसी अमृत बाजार पत्रिका के लिए यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर और शरीर से अन्य अंगों में ले जाती है, इसे क्या कहते हैं? कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त। इसको क्या कहेंगे? धमनी। धमनी शुद्ध रक्त को, और शिरा अशुद्ध रक्त को, मतलब शरीर से हृदय की तरफ। ठीक, अशुद्ध रक्त मतलब क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें O2 न हो। शुद्ध रक्त में O2 होता है और अशुद्ध में O2 नहीं होता है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति बिंदु। ठीक, देखिए चंद्रयान प्रथम फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? तो 2008 में। वह कहाँ पे पहुंचा था? कौन पॉइंट पे? तो जवाहर पॉइंट पे। चंद्रयान 2 यह आया था 2019 में, यह उतरा था तिरंगा पॉइंट पर। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, यह कहाँ पे उतरा था? तो शिव शक्ति पॉइंट पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट किया गया था? तो 1970 ईस्वी में स्टार्ट किया था। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। और उसी समय गुजरात में एक दूध मिल बनना स्टार्ट हुआ जिसका नाम था अमूल, जो आज भी है। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहिएगा पराश्रव्य तरंग। ठीक है, या ध्वनि तरंग भी बोल सकते हैं, या ऑप्शन के अनुसार यांत्रिक तरंग भी बोल सकते हैं, यांत्रिक तरंग। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? किसको सौंपता है? सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक, लेकिन इसको पढ़ता कौन है? पढ़ता है लोक लेखा समिति। ठीक है, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम CAG यानी कि कैग भी कहते हैं। यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया था। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। देखिए कौन सा तरंग है? गामा किरण, दृश्य किरण, पराबैंगनी किरण और एक्स किरण। तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होगा? गामा किरण का, जो 1 में आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पर एक्सरे का हो जाएगा, तीसरा पर आ जाएगा पराबैंगनी किरण, और चौथा दृश्य किरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए, RMIVUXY। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए क्षेत्र का साक्ष्य, बेलनाकार मुहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिला है? यह सभी कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है। यह किस नदी के किनारे है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक और होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। एक तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जो अक्सर बूढ़ों में होता है और जिसमें ऊपर अवतल और नीचे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? कौन था? तो अल्बुकर्क। नोट कीजिएगा, अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। कब? 1510 ईस्वी में। गोवा को राजधानी 1530 ईस्वी में बनाया था और दमन पर अधिकार 1534-35 में कर लिया था। अच्छा, सबसे पहली बार कौन पुर्तगाली गवर्नर भारत आया था? तो उसका नाम था अल्फांसो द अल्मीडा। अगला प्रश्न देखिए, खर्ची पूजा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है।
त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए चील, मांडू, तानसेन, खजुराहो, यह सब कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अम्बुबाची यह असम में मनाया जाता है। सिगमो त्योहार गोवा में मनाया जाता है। यह सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है और इसकी अवस्थिति किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट प्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। यह इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। चित्रकूट प्रपात घोड़े के नाल के आकार का है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन में। इस सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा रेल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? 1949 ईस्वी में रिपोर्ट सौंपी थी, 1959 ईस्वी में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के गठन कब हुआ था? तो 1957 में गठन होता है और जिसमें त्रिस्तरीय का विचार दिया गया था और अपनी रिपोर्ट 1959 ईस्वी में सौंपा था। और 1959 में ही पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलित कीजिए। पैरिया किसकी कमी से किस कारण होता है? तो यह जीवाणु जनित रोग है। पैरिया जीवाणु जनित रोग है। रतौंधी यह विटामिन की कमी से होती है। कौन से विटामिन? विटामिन ए। एनीमिया यह लोहे की कमी से होती है और रिकेट्स कैल्शियम की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह तो सही कथन है। हीमोफीलिया से मानव शरीर का अंग प्लीहा प्रभावित होता है, प्लीहा नहीं, इसमें ब्लड प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन बी गलत है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन 2 गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? तो आँख से है। आँख यानी कि नेत्र से ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध है। अगला प्रश्न है, मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन को पचाता है, क्या वह कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन? तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी। यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछता, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन है? तब हो जाता ओवा। और सबसे छोटी जनन कोशिका तब हो जाता स्पर्म। पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ? तो यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जानते हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन नोटिकमा। क्या? पेनिसिलिन नोटिकमा। अगला प्रश्न देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एनाफिलीज क्या जाएगा? इससे मलेरिया होता है। क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया। रेत मक्खी इससे होता है कालाजार और सीसी मक्खी से होता है नींद की बीमारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ल्यूमेनिसियासिस। यह कालाजार किसके काटने से होता है? तो बालू मक्खी के काटने से। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रियोलाइटिस। गैस्ट्रियोलाइटिस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो दोनों कीट से फैलता है, यानी कि दोनों मच्छर से फैलता है। मलेरिया और डेंगू दोनों कीट से फैलता है, यानी कि मच्छर से फैलता है, यही समानता है। अगला प्रश्न है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? किसने खोजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोनाल सांक। आप रोलाल्ड रास भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, टैब यानी कि टाइफाइड के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? टाइफाइड के टीके से कैसे टाइफाइड, इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ठीक है। इसके लिए कौन सा जांच किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो क्या क्या हो जाएगा? डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थेरिया, पी से होता है पोटोसिस, पोटोसिस जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, और टी से टेटनस। डिप्थेरिया, पोटोसिस यानी कि काली खांसी, और टी फॉर टेटनस, ये तीनों को प्रतिरक्षा के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं बच्चों में। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा माइकोप्लाज्म का खोज किया गया। प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम या एपोला, कुछ भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इकोलाई। अगला प्रश्न देखिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, एड्स मानव प्रतिरक्षा विषाणु यानी कि HIV के द्वारा होता है, जो क्या है? जो एक वायरस है, वायरस। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, रूबीओला वायरस से खसरा होता है, सही। बेरिगोला वायरस से चेचक होता है, सही। बैरिसेला वायरस से छोटी माता होता है, सही। देखिए, चेचक का दोनों रूप है, चेचक और छोटी माता, ये भी एक चेचक का रूप है। चेचक बैरिओला वायरस से होता है और छोटी माता बैरिसेला वायरस से होता है। और प्लेग यह जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु। तो पूछ रहा है कौन विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का तार लटकने पर तांबे की तार की चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? कि तांबा अधिक क्रियाशील है, तांबा अधिक क्रियाशील है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कौन है? सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण किया जाता है। भंडार आप छोड़ सकते हैं, फिर उससे भंडारण कर सकते हैं, मतलब यह भौतिक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तरल रूप में परिवर्तित कर सकता है, तरल से गैस, गैस से तरल, यह भी भौतिक हो गया। तांबे के परत को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, गर्म कीजिएगा तो आकार बदल जाएगा, और चलिए मेन तो कलर बदल जाएगा। जो एक बार कलर बदल जाएगा, फिर से आप उसको गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, वह पहले जैसे कलर में नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक है नहीं, अकार्बनिक है, तो यह गलत हो गया। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, यह सही है। तो पूछ रहा है कौन सही है? तो कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो धनायन बनता है, और कथन 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रासायनिक बंधन का टूटना ऊष्मशोषीय अभिक्रिया है, गलत। रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, यह भी गलत। अगला प्रश्न देखिए, 9 तो 1, 9 ही 2 इसका आंसर होगा।
किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो क्या होगा, तो गर्दा झड़ जाएगा, धूलकण झड़ जाएगा। यह किस नियम में लागू करता है, तो न्यूटन के पहला गति नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक क्या होगा? तो यह भी दोगुना हो जाएगा, सॉरी दोगुना ने समान रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समान रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में? किस दिशा में लगता है? तो विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, यह क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए बर्फ पर लोग आसानी से नहीं चल पाता है। 99वां प्रश्न है, लुटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को अवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा स्थैतिक में होगा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोकटिक, 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। इस समय गवर्नर थे एल के झा। ठीक है। यह किसके समय हुआ था 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? जारी किया जाता है वित्त सचिव के द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है, और परिचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, एसबीआई सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए, एसबीआई सहित बोला है, एक एसबीआई हो गया और 11 राष्ट्रीयकृत बैंक अलग से है, मतलब टोटल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक अभी है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे बैंक को क्या कहते हैं जिसके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनी के पास हो? ऐसे बैंक को हम कहते हैं निजी बैंक। क्या? निजी बैंक कहते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब हुआ? कितनी बार हुआ है? 3 बार रुपये का अवमूल्यन हो गया है। सबसे पहले 1949 में हुआ था, फिर 1966 में हुआ था, और एक बार और 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंक को कब खोला गया? मुद्रा बैंकों को कब खोला गया? 2015 ईस्वी में खोला गया था। अभी आप लोग देख रहे थे भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के मार्गदर्शन में जो बना होमवर्क सीरीज, उसी का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर का एनालिसिस देख रहे थे आप लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, यदि आपको अगला होमवर्क क्या है ये जानना है, ये आपको देखना है और इसका पीडीएफ लेना है, तो आप हमारे टेलीग्राम